नमस्कार दोस्तों। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस के लेक्चर को। और मेरी पूरी कोशिश है कि पर्सनल फाइनेंस हम आज फिनिश करेंगे। तो हो सकते हैं 2 या 3 लेक्चर लगे, लेकिन इसे अब मैं फिनिश करके ही उठूंगा और कोशिश करता हूँ आपको समझाने की जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए। तो आज मैंने कंपनी लॉ फिनिश किया है, सेमेस्टर 3 का। लगभग 53 लेक्चर्स उसमें लगे हैं। तो 53 लेक्चर्स कंपनी लॉ को पूरा करने में लगे मुझे। इनकम टैक्स में मैंने 50 लेक्चर्स तक अपलोड किए हैं। देखते हैं उसमें कितने और लगेंगे, फिर मेरा उसका भी खत्म करने का टारगेट है। अभी हम पर्सनल फाइनेंस में मैंने 30 या 31 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और ऑलमोस्ट 90% आपका सिलेबस कवर हुआ है उसमें। आज हम करेंगे 2-3 लेक्चर करेंगे, लगेंगे इसमें। पर्सनल फाइनेंस खत्म कर देंगे। उसके बाद मेरा इंडस्ट्रियल लॉ का टारगेट है, इंडस्ट्रियल लॉ फिनिश करने का टारगेट है। तो इंडस्ट्रियल लॉ फिनिश करने के बाद एक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, साइबर लॉ। तो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग एंड साइबर लॉ, ये 2 चीजें मैं शुरू करूंगा। साथ में देखूंगा कि मैं इनकम टैक्स में क्या कुछ और रहता है इंपॉर्टेंट पढ़ाना, तो मैं वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3, एम्प्लॉय बेनिफिट रिटायरमेंट प्लान्स। अब इसमें क्या है कि जो भी बेसिक या रिटायरमेंट प्लान्स हैं, प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान्स, उनमें मिनिमम एज क्या है, क्या सर्विस रिक्वायरमेंट है, कौन से लोगों के लिए रिटायरमेंट प्लान है, रिटायरमेंट एज क्या है और उसके रूल्स हैं। डिस्क्राइब द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सेक्शन 4101 के प्लान। ये 401 के यूएस में है बेसिकली, बट उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है, तो उसके क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, नाउ आज हम 10 ईयर भी डिस्कस करेंगे पर्सनल फाइनेंस का। डिस्क्राइब द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। ये प्रॉफिट शेयरिंग प्लान क्या है। डिस्क्राइब द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्योक प्लान ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आइडेंटिफाई द मेजर फीचर्स ऑफ सिंपल रिटायरमेंट प्लान ऑफ फॉर स्मॉल एम्प्लॉयर्स। तो छोटे एम्प्लॉयर्स के लिए, छोटे बिजनेसमैन लोगों के लिए क्या है ये सिंपल प्लान। तो देखो, फंडामेंटल फंडामेंटल्स ऑफ प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान्स। अब ये फेडरल लीगलेशन एंड द इंटरनल रेवेन्यू कोड, ये सब चीजें, द एम्प्लॉय रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी एक्ट, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये सोचो, या ये थोड़ा सा रिमाइंड रखो अपने माइंड में कि मिलियंस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेट इन प्राइवेट प्राइवेट। भाई, गवर्नमेंट जॉब कितनों को मिलती है यार। करोड़ों बच्चे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन मिलने वालों की संख्या, जिनको ये जॉब मिलती है, बहुत कम है। इसीलिए ज्यादातर लोग प्राइवेट जॉब में रहते हैं। फिर ऐसा थोड़ी ना कि प्राइवेट जॉब में रहते तो किसी से कम है, नहीं। उन वो भी सारी चीजें अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान्स उनके लिए। दीज प्लान्स हैव एन इनॉर्मस सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द नेशन। इन प्लान का सोशली और फाइनेंशियल, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंस, इम्पैक्ट नेशन पे या राष्ट्र पे, किसी देश पे बहुत इम्पैक्ट रहता है। यार ऑब्वियस सी बात है ना, रिटायरमेंट प्लान्स अगर जितना अच्छे रहेंगे, लोगों की लाइफ स्टाइल उतना ही अच्छा रहेगा, तो किसी भी देश के लिए तो ये अच्छा है ही, किसी भी सोसाइटी के लिए तो ये अच्छा है ना। रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्रीज द इनकम सिक्योरिटी ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज ड्यूरिंग रिटायरमेंट। जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, किसके लिए अच्छी बात है, उस इंडिविजुअल के लिए, उसकी फैमिली के लिए, क्योंकि भाई रिटायरमेंट के बाद भी उसके इंडिविजुअल और उसकी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। रिटायरमेंट कंडीशन कंट्रीब्यूशंस आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फंड्स टू द फाइनेंशियल मार्केट। और रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशंस में जो लोग पैसा डालते हैं, वो पैसा जाता कहाँ है, पैसा जाता है मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में जाता है। और वहाँ कैपिटल फंड के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग अपने पैसे को अपने घर में कैश में ना रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने से किसी भी देश की तरक्की होती है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा मार्केट में पहुंचता है, मार्केट में कंपनियों को मिलता है, कंपनी अपना ऑपरेशन बढ़ाती है, कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी तो एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना। दीज फंड्स आर इन्वेस्टेड इन न्यू प्लांट्स। अब जैसे किसी कंपनी के पास पैसा पहुंच गया, तो वो भाई नए प्लांट्स लेंगे, मशीनरी लेंगे, इक्विपमेंट लेंगे, हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम्स होंगी, शॉपिंग सेंटर्स खुलेंगे, अदर वाइल्ड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स होंगे। तो हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। कोई भी प्लान्स, इंश्योरेंस प्लान या ये भी जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, वो इंडिविजुअल की बेनिफिट के लिए तो है, उसकी फैमिली की बेनिफिट के लिए तो है, लेकिन देश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा अल्टीमेटली पहुंच रहा है कहाँ, मार्केट में, और कंपनीज को मिल रहा है।
ठीक है। अब यार ये IRS इंटरनल, जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स है इंडिया में, वो US में IRS है। ये सब मुझे पता तब चला जब मैंने US CPA की स्टडी शुरू की, या एक US कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ जिसमें मैं अकाउंट्स और फाइनेंस मैनेज करता हूँ, तो वहाँ पता चला कि इंटरनल की इनकम टैक्स को इंटरनल रेवेन्यू सर्विस बोलते हैं। 401 के वहाँ के रिटायरमेंट प्लान्स हैं। तो फिर मुझे इन सब की स्टडी के बाद पता चला काफ़ी सिमिलर चीज़ें इंडिया में भी उन्होंने कर रखी है। जैसे US में है वैसे इंडिया में भी है। तो ये सब प्लान्स हर कंट्री में अलग अलग नाम से, टैक्सेशन भी अलग कंट्री में अलग अलग नाम से। नाउ फेवरेबल इनकम टैक्स ट्रीटमेंट। क्या फेवरेबल इनकम टैक्स ट्रीटमेंट होगा भाई? आप डिडक्शन दो, आप कंट्रीब्यूशन करो, पेंशन बेनिफिट में आप पैसे डालो, आपको हम टैक्स नहीं करेंगे। या आपके बदले जितना कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, अगर उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी कर रहा है, आप जहाँ जॉब कर रहे हो वो भी कर रहा है, तो आपके लिए वो भी डिडक्शन, उन कंपनीज वालों को डिडक्शन दे देते एज ए बिजनेस एक्सपेंस। उनके लिए बिजनेस एक्सपेंस हो गया। आपको इन्वेस्टमेंट, आपके लिए डिडक्शन मिल जाएगी आपके टैक्स से, आपके टैक्स डिडक्टिबल हो जाएगा, उनको खर्चा मिल जाएगा। तो और क्या कर सकते हैं कि भाई कंपनी को प्रमोट करना है, मतलब रिटायरमेंट प्लान को प्रमोट करना है, तो इनकम टैक्स अपना रोल ऐसे ही निभाता है कि चलो हम टैक्स नहीं करेंगे, हमें तुम्हें डिडक्शन दे देंगे। तो ये है फेवरेबल इनकम टैक्स ट्रीटमेंट। मिनिमम कवरेज रिक्वायरमेंट्स। क्या कवरेज होगी? देखो इस प्लान में क्या कवरेज होगी। अ क्वालिफाइड प्लान मस्ट बेनिफिट वर्कर्स इन जनरल एंड नॉट ओनली हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉयज। ये सिर्फ ऐसे एम्प्लॉय के लिए नहीं है जो ज्यादा सैलरी लेते हैं, हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉयज के लिए ही नहीं है ये सभी के लिए है। जनरल लोगों के लिए भी है, जनरल एम्प्लॉय के लिए भी है। सर्टेन मिनिमम कवरेज रिक्वायरमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड टू रिसीव फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट। हाँ ठीक है, कुछ मिनिमम कवरेज रिक्वायरमेंट्स आपको मिनिमम चीजें फॉलो करनी होंगी। द कवरेज रूल्स आर कॉम्प्लेक्स। कवरेज रूल्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, टफ है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द टेक्स्ट टू डिस्कस इन डिटेल। मतलब जो कवरेज रूल्स है वो बहुत ज्यादा रूल्स है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। इसीलिए however to reduce discrimination in favor of highly compensated employees, जो हाईली कंपनसेट, जो ज्यादा सैलरी लेने वाले एम्प्लॉयज उनको ज्यादा बेनिफिट्स ना मिले, या फिर भेदभाव ना हो छोटे एम्प्लॉय और बड़े एम्प्लॉय में, तो क्वालिफाइड रिटायरमेंट प्लान मस्ट मीट वन फॉलोइंग। तो एक कम से कम ये तो ये पता कर ही लो, रेडियो परसेंटेज टेस्ट। ये रेशियो परसेंटेज टेस्ट क्या है? ये रेशियो परसेंटेज टेस्ट है। अंडर दिस टेस्ट द परसेंटेज ऑफ नॉन हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉयज covered under the plan must be at least 70% of the percentage of highly compensated employee who are covered। मतलब जो हाईली एम्प्लॉय जो हाईली सैलरी लेने वाले जो लोग कवर्ड है उसका 70% निकालो, उतना तो इसमें कवर्ड होना ही चाहिए। तो ये कहिए रेशियो परसेंटेज टेस्ट। दूसरा है एवरेज बेनिफिट टेस्ट। अंडर दिस टेस्ट टू रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेट। द प्लान मस्ट बेनिफिट अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये प्लान का बेनिफिट एक क्लास ऑफ एम्प्लॉयज को जरूर मिलनी चाहिए, एंड मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉयज। और ये जो हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉय, जो ज्यादा सैलरी लेने वाले लोग हैं, उसके फेवर में ज्यादा ना हो, डिस्क्रिमिनेट ना करे, भेदभाव ना करे। द एवरेज बेनिफिट फॉर द नॉन हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉय मस्ट बी एटलीस्ट 70% द एवरेज बेनिफिट प्रोवाइडेड टू हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉय। जो लोग ज्यादा सैलरी लेते हैं ऐसे लोगों की जो भी संख्या है उसका 70% मिनिमम कवरेज इनको भी होनी चाहिए, जो मिनिमम जो लो सैलरी वाले लोग हैं। ठीक है, तो यही दो टेस्ट है, बाद बाकी तो बहुत सारे हैं, उन्होंने बताया भी कि कॉम्प्लेक्स है थोड़ा यहाँ बता पाना, तो आप बस ये रखो, रेशियो बेस्ड टेस्ट और एवरेज बेनिफिट टेस्ट। ठीक है, नाउ मिनिमम एज एंड सर्विस रिक्वायरमेंट्स। क्या मिनिमम एज होगी? तो भैया देखो, एलिजिबल एम्प्लॉय वही होगा रिटायरमेंट प्लान के लिए हु हैव अटेंड एज 21, जो 21 साल का कम से कम हो गया हो, हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस, 1 साल तक लगातार उसने जॉब कर लियो, मस्ट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट in the plan. The plan can require 2 years of service. However, if there is 100% immediate vesting, discuss later. Entry into, मतलब यह है कि कुछ प्लान्स ऐसे हैं जहाँ पे 2 years ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट है, बट मिनिमम आप ये देखो कि 21 साल की एज होनी चाहिए और 1 साल पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ आवर्स और ये सब वहाँ के अकॉर्डिंग इसको छोड़ दो। रिटायरमेंट एज। अ टिपिकल पेंशन प्लान हैज 3 रिटायरमेंट एज। जो टिपिकल परसेंटेज पेंशन प्लान है उनके 3 रिटायरमेंट एज है। नॉर्मल रिटायरमेंट एज, अर्ली रिटायरमेंट एज, डेफर्ड रिटायरमेंट एज। तो नॉर्मल रिटायरमेंट एज क्या है? 65। नॉर्मल रिटायरमेंट एज किसे मानेंगे हम? 65।
अर्ली रिटायरमेंट एज किसे मानेंगे? बिफोर एज 65 और रिटायर एट द एज ऑफ 55। कोई 55 साल में हो रहा है तो उसको बोलेंगे अर्ली रिटायरमेंट एज। और वेस्टिंग प्रोविजंस, वेस्टिंग रेफर टू द एम्प्लॉय राइट, मतलब एक कर्मचारी का क्या राइट बनता है, क्या अधिकार है टू द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट्स एट्रिब्यूटेबल टू द कंट्रीब्यूशन इफ एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट्स प्रायर टू रिटायरमेंट। अगर उसके रोजगार को धक्का लग जाता है, उसको निकाल दिया जाता है रिटायरमेंट से पहले, तो एक एम्प्लॉय के पास क्या राइट रह जाता है उसके कंट्रीब्यूशन को लेकर, उसके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को लेकर? द एम्प्लॉय इज ऑलवेज एंटाइटल्ड टू द कंट्रीब्यूशंस he or she makes to the plan if employment terminates prior to the retirement। तो एम्प्लॉय के पास राइट है, वो तब तक कंट्रीब्यूशन लेता रहेगा। हाउएवर द राइट टू द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट एट्रिब्यूटेबल टू द कंट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द एक्सटेंट टू व्हिच द वेस्टिंग हैज बीन अटेंड। लेकिन उसका अपना कंट्रीब्यूशन तो वो कर ही सकता है, उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना पड़ेगा कि उसके पास कितने राइट्स हैं। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या जिस कंपनी में वो काम करता था। बट ऐसा नहीं है कि निकाल दिए गए तो वो प्लान कैंसिल हो जाएगा, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। नाउ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स क्या है? क्वालिफाइड डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स मस्ट मीट वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम वेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या है? एक कम से कम आपको कंडीशन तो माननी ही पड़ेगी, वो है 5 ईयर क्लिफ वेस्टिंग। अंडर दिस रूल द एम्प्लॉय मस्ट बी 100% वेस्टेड आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस। ऐसे 5 ईयर में कम से कम 5 साल के लिए तो ब्लॉकेज रहेगा ही, आप जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हो 5 साल से पहले तो बिल्कुल नहीं निकलेगा ना। 7 ईयर ग्रेडेड वेस्टिंग, इसमें अंडर दिस रूल द रेट ऑफ वेस्टिंग मस्ट मीट और एक्सीड द फॉलोइंग मिनिमम। इसमें क्या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न या मिनिमम जो रेट है वो क्या रहने वाला है? 3 साल के सर्विस में 20% का कंट्रीब्यूशन, 4 साल में 40%, 5 में 60 और 6 में 80, 7 में, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं। वैसे तो ये सारे के सारे ये दोनों ही बेकार हैं, बट फिर भी ठीक है, अगर दिया तो एक बार देख लेते। नाउ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स, ये भी बेकार है। और भी हम इसको 10 ईयर से भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। अब हम यहाँ पे आते हैं, टाइप ऑफ क्वालिफाइड रिटायरमेंट प्लान। क्वालिफाइड रिटायरमेंट प्लान मतलब जो वैलिड रिटायरमेंट प्लान है वो कितने कितने टाइप्स के हैं? देखो, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, डिफाइंड, ये नाम याद रखो, डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, मनी परचेज प्लान, सेक्शन 401 के प्लान्स, सेक्शन 403 बी प्लान्स, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स, कीओक प्लान्स फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड, सिंप्लीफाइड एम्प्लॉय पेंशन प्लान्स और सिंपल रिटायरमेंट प्लान्स। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यूएस की चीजें यहाँ क्यों बता रहे हैं, कम से कम यहाँ के अकॉर्डिंग हो तो। बट ठीक है, जो डीयू है उसने अपडेट नहीं किया अपने आप को। अब ट्रेडिशनल डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने तरीके से चलता आ रहा है, उसमें गारंटीड बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा रिटायर्ड वर्कर्स को। देखो, ट्रेडिशनल का मतलब इन्वेस्टमेंट में यही होता है कि ट्रेडिशनल क्या होता है, पुराने लोग क्या चाहते हैं, उनका पैसा ना डूबे, कुछ भी हो जाए उनको इतना तो रिटर्न मिले ही मिले। तो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इन्वेस्टर जो होते हैं वो कहते हैं भैया मुझे 5% ही रिटर्न मिले, लेकिन मिले पक्का। तो ट्रेडिशनल डिफाइंड बेनिफिट्स में मुझे रिटायरमेंट पे इतना तो गारंटीड बेनिफिट चाहिए ही चाहिए। तो गारंटीड वर्ड आ रहा है ना, इसलिए वो ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं। लिमिट्स ऑन बेनिफिट्स, मतलब यहाँ पे बेनिफिट पे कुछ लिमिट्स दी गई है कि इतनी लिमिट्स हैं। जैसे डिफाइंड बेनिफिट है एनुअल लिमिट ऑन पेंशन बेनिफिट कैन बी फंडेड, मतलब आप इसमें बहुत सारा पैसा नहीं दे सकते, लेकिन एनुअल लिमिट दे रखी, इससे ज्यादा आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। द मैक्सिमम एनुअल बेनिफिट इज लिमिटेड टू 100% ऑफ द वर्कर्स एवरेज कंपनसेशन फॉर द 3 हाईएस्ट कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ कंपनसेशन। पिछले 3 साल में उसका एवरेजली कितना निकलता है, और $2 लाख, तो डॉलर में दिया गया, तो ये इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं है। विच एवर इज लोअर मिनिमम, मतलब सॉरी मैक्सिमम, इतना लिमिट दे दिया कि इससे ज्यादा आप इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। 100% आपका पिछले 3 साल का एवरेज कंपनसेशन और 2 लाख, विच एवर इज लोअर। 2 लाख और या वो जो अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा एवरेज कंपनसेशन, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। एवरेज ऑफ डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स हैव द मेजर एडवांटेज ऑफ गारंटीड द वर्कर्स रिटायरमेंट बेनिफिट एंड द रिटायरमेंट बेनिफिट फैक्टर मोर एक्यूरेटली द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये एवरेज डिफाइंड बेनिफिट में क्या रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाएगा, इन्फ्लेशन को ध्यान रखेंगे और ये सब देखते हुए देखेंगे कि हाँ इसको कितना मिनिमम मिलना चाहिए। तो आप बस नाम याद रखो, एवरेज ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, कि इसमें नुकसान नहीं होगा।
डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान, ये चैप्टर इतना रेलेवेंट है नहीं क्योंकि कुछ भी चीज़ें इन्होंने अपडेट नहीं की हैं यहाँ के अकॉर्डिंग, पर ठीक है पढ़ लेते हैं। डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स हैव डिक्लाइंड इन रिलेटिव इंपॉर्टेंस ओवर, अब ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो है वो पहले की तरह अब इतना ट्रेंडिंग नहीं है, वो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग फेज में जा रहा है, लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्चुअरियल कंसिडरेशन। ये एक्चुअरियल क्या होते हैं, जैसे वैल्यूअर होते हैं ना, किसी भी चीज़ की वैल्यू करते हैं, ऐसे ये एक्चुअरियल होते हैं। एक्चुअरियल की पढ़ाई भी होती है, एक्चुअरियल इंस्टीट्यूट से जो एक्चुअरियल बनाते हैं बंदे को, ये भी वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन ये इस इंश्योरेंस स्कीम्स की वैल्यूएशन करते हैं, बेनिफिट प्लान्स की, रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान की वैल्यूएशन करते हैं, और साथ में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं। तो एक्चुअरियल कंसिडरेशन के डिसाइड करते हैं वो लोग, वो फिर वो बहुत ही कैलकुलेशन करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, रिटर्न, सारा उसके बेस पे ये सब किया जाता है। ऑल्सो में डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान हैव लार्ज अनफंडेड पास्ट सर्विस लायबिलिटी और एक्सपेंसेस टू फंड, मतलब ये है कि इनके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटी होती है, इस फंड में फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये सब इसके डिसएडवांटेज है। Cash balance plans to reduce pension cost. Many employers have converted their traditional defined benefit plans to a cash balance. अपने पेंशन कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल से कन्वर्ट कर दिया कैश बैलेंस प्लान में। A cash balance plan is a defined benefit plan in which the benefits are defined in terms of hypothetical accounts balance. Actual retirement benefits will depend on the value of participant accounts on. एक hypothetical account balance क्या मतलब, एक expected है, रियल नहीं है। ये तभी होगा जब आप एक्चुअली रिटायरमेंट बेनिफिट को जो प्लान लिया है आपने उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो एक हाइपोथेटिकल एक फिगर है कि हाँ लेटर स्टेज पे जाके आपको इतना मिलेगा। तो इन अ टिपिकल कैश प्लान द एम्प्लॉयर एस्टेब्लिश हाइपोथेटिकल अकाउंट, ऐसे में हाइपोथेटिकल अकाउंट बनाया जाता है फॉर प्लान पार्टिसिपेंट्स, और वो हाइपोथेटिकल प्लान जो है वो बताएगा कि भाई ऐसे अगर करते हो तो इतना गेन होगा, इतना लॉस होगा, पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड फिगर्स होंगे इसमें हाइपोथेटिकल में। तो लोगों को भी अच्छा लगता है कि चलो रिटर्न मिलने टाइम हमें पता तो रहेगा। अब जैसे आज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में करते हैं, तो एक हाइपोथेटिकल फिगर आ जाती है कि इतना इन्वेस्ट करने से इतना आपको मिलेगा। Defined contribution plan. Defined contribution plan. Most newly installed qualified retirement plans are defined contribution plan. जो नए नए आए हैं क्वालिफाइड रिटायरमेंट प्लान्स वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स हैं। इन अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान कंट्रीब्यूशन रेट इज फिक्स्ड। देखो नाम से पता चले इसमें कंट्रीब्यूशन प्लान डिफाइंड है, तो कंट्रीब्यूशन रेट पहले से ही फिक्स्ड है, बट द एक्चुअल रिटायरमेंट बेनिफिट वेरीज। बट जो एक्चुअल बेनिफिट है वो रिटायरमेंट पे जो एक्चुअल बेनिफिट होगा वो वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल बोथ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में ईच कंट्रीब्यूट 6% ऑफ द एम्प्लॉई पे इनटू द प्लान। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों जो है वो 6% कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी सैलरी का। तो एक्चुअल रिटायरमेंट बेनिफिट हाउ डिपेंड ऑन द एज ऑफ एंट्री इनटू द प्लान। एक्चुअल बेनिफिट डिपेंड करेगा, कोई बंदा 25 साल में ज्वाइन कर रहा है इसको, कोई बंदा 30 साल में कर रहा है, कोई 35 में कर रहा है, कोई 40 में कर रहा है, तब उसके बेस पे उसका बेनिफिट, उसके बेस पे इसका बेनिफिट डिफाइन होगा या डिपेंड करेगा। चलो मनी परचेज प्लान। मनी परचेज प्लान क्या है? वन टाइप ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान इज अ मनी परचेज, मतलब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का ही एक और टाइप है जिसे बोलते हैं मनी परचेज प्लान। और मनी परचेज प्लान इज अ प्लान इन विच ईच पार्टिसिपेंट हैज एन इंडिविजुअल अकाउंट। मनी परचेज अकाउंट एक ऐसा प्लान है जिसमें सभी इंडिविजुअल अकाउंट होंगे, सभी इंडिविजुअल के पास, सभी लोगों के पास। एंड द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कंपनसेशन। जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होगा, जो मतलब ओनर का, बिजनेस ओनर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एक फिक्स परसेंटेज होगा पार्टिसिपेंट्स के कंपनसेशन के साथ। जैसे कि मान लो पार्टिसिपेंट का कंपनसेशन है 50,000 रुपये मंथली, तो इसका एक फिक्स परसेंट निकाल लेंगे और वही डिपेंड देना पड़ेगा उसको। इफ द प्लान इज कंट्रीब्यूटरी, अगर कंट्रीब्यूटरी है तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे सेम रेट से, जैसे कि 5%, 4%, 6%। तो ये तरीका है। तो इसमें जो ये कंपनसेशन के बेस पे रेट वेरी कर सकता है। मान लो कि वो कहता नहीं नहीं, अगर 1 लाख वाले लोग हैं वहाँ पे 4% का कंट्रीब्यूशन होगा, 20,000 वाले लोग हैं वहाँ पे 6% का कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसकी सैलरी से 6% कटेगा और एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से इतना ही डिपॉजिट करेगा। लिमिट्स और कंट्रीब्यूशन, यहाँ भी लिमिट्स है कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखो
मैक्सिमम एनुअल एडिशन दैट कैन बी क्रेडिटेड, एम्प्लॉय के अकाउंट में जितना भी पैसा एडिशनल दिया जा रहा है तो 100% उसका और 50,000, मतलब एक तरीके से जितनी इंक्रीमेंट हो रही है उसकी वो, और मैंने 50,000 विच एवर इज लोअर। यहाँ पे लिमिट दे दिया है कि आप अपनी मर्जी से बहुत सारा डिपॉजिट या कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। सेक्शन 401 के प्लान्स एक क्वालिफाइड कैश और डेफर्ड अरेंजमेंट है दैट अलाउज एलिजिबल एम्प्लॉय द ऑप्शन ऑफ पुटिंग मनी इनटू द प्लान, जो अलाउ करता है कि भाई एम्प्लॉय जो काम करने वाला बंदा है वो अपने पैसे इस प्लान में लगाए और रिसीव द फंड एज कैश, और फंड से वो पैसा ले सकता है ऑन रिटायरमेंट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आर नॉट करेंटली टैक्सेबल एज इनकम टू प्लान पार्टिसिपेंट, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पर टैक्स नहीं है। ठीक है। सेक्शन 401 के प्लान कैन बी क्वालिफाइड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, वो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान भी हो सकता है, सेविंग भी हो सकता है, थ्रिफ्ट प्लान भी हो सकता है, और स्टॉक बोनस प्लान भी हो सकता है। नाउ एनुअल लिमिट ऑन इलेक्टिव डिफरेंस, 401 प्लान में जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, उस पे एनुअल लिमिट क्या, एलिजिबल एम्प्लॉइज कैन वॉलेंटरली इलेक्ट टू हैव देयर सैलरीज रिड्यूस्ड, मतलब जो वॉलेंटरली एम्प्लॉय होगा, मतलब जो अपनी इच्छा से कोई एम्प्लॉय चाहे तो अपनी सैलरी कम ले सकता है। क्यों? क्योंकि जो पैसे कटवाएगा ना, इफ द पार्टिसिपेट इन सेक्शन 401 के प्लान, वो अपनी डिसाइड करेगा। द सैलरी रिडक्शन इज टेक्निकली कॉल्ड इलेक्टिव डिफर। आज अगर कोई बंदा अपनी पैसे कटवा रहा है 5,000 10,000 रुपये और इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, तो ये सब इलेक्टिव डिफरल प्लान ही कहलाता है कि आज के पैसे कटवा कटवा के आगे इसको बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो उसको कहते हैं इलेक्टिव डिफरल टेस्ट प्लान। अब एक्चुअल डिफरल परसेंटेज प्लान, ये सब हाईली कंपनसेट को कंपेयर करके बहुत ये सब बेकार है। ये पूरा पूरा चैप्टर काफी ओल्ड तरीके से डिजाइन किया गया है। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान ये कर लेते हैं एक नया, ये हमने वैसे पहले भी पढ़ा है कि प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस के चैप्टर में पढ़ा था कि आप उनका प्लान लेते हो, कल हो कि अगर प्रॉफिट्स होती हैं तो वो शेयर करते हैं और उस टाइम आपके जो प्रीमियम को वो कम ही रखते हैं। मैनी एम्प्लॉयर्स हैव प्रॉफिट शेयरिंग प्लान टू प्रोवाइड रिटायरमेंट इनकम टू एलिजिबल एम्प्लॉयज। ये प्रॉफिट शेयरिंग प्लान क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान इन विच द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आर टिपिकली बेस्ड ऑन द फर्म्स प्रॉफिट। मतलब ये जो इस पे जो कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है वो फॉर्म की प्रॉफिट पे करता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, उस प्रॉफिट से डिसाइड करता है चलो ठीक है यार हमारा प्रॉफिट इतना तो इतना कंट्रीब्यूशन कर देंगे। अगर देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट एम्प्लॉयर मस्ट एक्चुअली अर्न अ प्रॉफिट टू कंट्रीब्यूट द प्लान, वैसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट होगा तभी करेंगे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग में ही यही है कि भाई पैसा बचेगा तब हम कंट्रीब्यूशन करेंगे। एम्प्लॉयर स्टैब्लिश प्रॉफिट शेयरिंग प्लान फॉर सेवरल रीजन, कई रीजन से कर सकता है। एलिजिबल एम्प्लॉयज आर इनकरेज टू वर्क मोर इफिशिएंटली, इससे क्या होता है एम्प्लॉय को रहेगा यार हम अच्छा काम करेंगे, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी हमारे लिए पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये सब फायदे हैं। वैसे ही इच्छा कैन बी डिस्कस, मतलब अपनी इच्छा से डिसाइड कर सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग पार्ट में जाना है या नहीं जाना है। फिर वही चीज़ें लिमिट्स है कंट्रीब्यूशन के और बेनिफिट्स के। हाँ भाई एक लिमिट तक ही तो आप कर सकते हो, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉय कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ कंपनसेशन, मतलब जो भी उसको सैलरी दी जा रही है उसका 25% और 50,000 विच एवर इज लोअर, मतलब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इस पर भी एक लिमिट दे दी है। एक है सिंप्लीफाइड एम्प्लॉयर पेंशन। सिंप्लीफाइड एम्प्लॉय पेंशन इज अ रिटायरमेंट प्लान in which the employer contributes to an IRA established for each eligible employee, जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एक IRA एजेंसी है जिसमें वो कंट्रीब्यूट करता है, बट द एनुअल कंट्रीब्यूशन लिमिट्स आर सब्सटेंशियली हाई, इसमें जो एनुअल लिमिट है वो काफी ज्यादा है। तो सिंप्लीफाइड एम्प्लॉय पेंशन प्लान आर पॉपुलर विद स्मॉलर एम्प्लॉयज, ये छोटे एम्प्लॉय के लिए पॉपुलर है बिकॉज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड पेपर वर्क इज मिनिमल, क्योंकि इसमें पेपर वर्क की बहुत कम जरूरत होती है। तो इसमें ही एक प्लान है SEPIRA, द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स टू एन IRA owned by each employee, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। SEPIRA मस्ट कवर ऑल क्वालिफाइंग एम्प्लॉय हु आर एटलीस्ट एज ऑफ 21, ये उन लोगों के लिए है जो 21 एज का है मिनिमम। नेक्स्ट वन इज सिंपल रिटायरमेंट प्लान, स्मॉलर एम्प्लॉयर्स आर एलिजिबल टू एस्टैब्लिश सेविंग इंसेंटिव मैच प्लान फॉर एम्प्लॉय, जो छोटे बिजनेसमैन होंगे उनके लिए एक मतलब ऑप्शन है कि वो एक सेविंग इंसेंटिव मैच प्लान बनाए एम्प्लॉय के लिए, जिसे कहते हैं सिंपल
सेविंग इंसेंटिव मैच प्लान एम्प्लॉइज फॉर शॉर्ट, छोटे पीरियड के लिए। द सिंपल रिटायरमेंट प्लान इज लिमिटेड टू एम्प्लॉयर्स दैट एम्प्लॉय 100 और फीवर एलिजिबल एम्प्लॉय एंड डू नॉट मेंटेन अदर क्वालिफाइड प्लान। ये उन लोगों के लिए है, छोटे एम्प्लॉयर्स के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए, जो और कोई प्लान नहीं रखते हैं और जिनके पास 100 या उससे कम लोग एम्प्लॉयड हैं। ये सारी की सारी चीजें वेस्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ना बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो बहुत पुराने तरीके से लिखा गया है। बट फिर भी हम इसको ना देखेंगे 10 ईयर से कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस चैप्टर से। फिर एक बार हम 10 ईयर भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर में हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट ना आया हो, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं जो इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं है, वो मैच नहीं कर रही, वो सब फॉरेन या यूएसए की कॉपी की गई है। बट फिर भी एक बार हमने देख लिया कि कैसे कैसे रिटायरमेंट प्लान्स उन्होंने प्लान कर रखे हैं। हम एक बार 10 ईयर से इसको कवर कर लेंगे। तो हमारा जो लेसन नंबर 4 है, नाउ न्यू पेंशन स्कीम, देखते हैं ये इंडिया से मैच होगा, क्योंकि न्यू पेंशन एनपीएस में मैंने भी अपना अकाउंट खुलवाया है। तो न्यू पेंशन स्कीम होगा न्यू। अब हम इसको करते हैं अगले अगले लेक्चर में करते हैं और फिनिश करेंगे इस चैप्टर को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।